हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्सिकन, ठीक है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जो कि एथिक्स पेपर, ठीक है, यूपीएससी की मेंस में जो पेपर 4 होता है एथिक्स, ठीक है, नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा, इससे रिलेटेड क्या है हम देखेंगे। ये जो है लेक्सिकन बुक है, जो कि यहीं से क्या होता है अधिकतर क्वेश्चन जो आता है। ये न्यू संशोधित है 2023 का संस्करण, ठीक है, नीतिशास्त्र का। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर्स द्वारा पठित व अनुमोदित। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ दिया गया है सारा चीज़, मतलब क्या क्या होना चाहिए, आत्मसम्मान, इच्छा, जवाबदेही, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इस पुस्तक से विगत वर्षों में 90% से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो 90% से अधिक क्या है पूछे गए हैं। ये जो है क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो लेक्सिकन बुक आप लोग जानते होंगे, तैयारी कर रहे हो तो। और क्या है अब जो है ये क्या है नीतिशास्त्र, ठीक है, एथिक्स पेपर, ये बुक स्टार्ट होगा। और साथ में क्या है स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जो आप लोगों को क्या है अल्टरनेट डेट चलेगा, एक दिन ये चलेगा फिर एक दिन वो, ठीक है। और उसके साथ क्या है प्रीलिम प्रैक्टिस सेट की जो है टॉपिक ख़त्म होगा हिस्ट्री का, उसके बाद क्या होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका जो है पीडीएफ इस प्रकार आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम में इसका, ठीक है। ये होगा, उसके बाद इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो मेंस से रिलेटेड है। मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है नीति शास्त्र से, वो क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के वोटिंग दिया जाएगा। और हिस्ट्री में फिर हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, वो सब में क्या होगा दोनों प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन उस टॉपिक से, उस चैप्टर से किस प्रकार बनेगा वो दिया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा किस प्रकार है अल्टरनेट डे, ये क्या होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, नीतिशास्त्र एथिक्स पेपर 4। और साथ में क्या है अल्टरनेट डे पे अभी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो रहेगा। और बाकी टॉपर्स कॉपी वगैरह बीच बीच में वो सब भी आते रहेगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है एथिक्स का वो क्या है, इसमें 250 मार्क्स में से लगभग 100 प्लस तो केवल केस स्टडी से होता है। उसके बाद मतलब एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा से कीजिएगा तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसके साथ ही क्या है ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और जो है ऐसे में भी इस प्रकार से 2 ऐसे आते हैं, जिसमें से कम एक ऐसे तो क्या होगा आपका जो केस स्टडी टाइप से वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपकी जो एथिक्स में अच्छी पकड़ है तो आप अच्छा से इसमें तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू में, प्लस ऐसे में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो अच्छा करेंगे ही करेंगे पेपर 4 में। तो ये है, तो इसमें इस बुक में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुक्रमिका, ये देख लेते हैं। और अगर यदि आप लोग बोलिएगा तो इसका जो सिलेबस है वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर यदि आप लोग बोलते हैं सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए लेक्सिकन अब केस स्टडी में देख लीजिए, केस स्टडी फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है। केस स्टडी के प्रकार, केस स्टडी पर संक्षिप्त विवरण। सेकंड में जो है नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध, ठीक है। इसके सब टॉपिक कितना है देख सकते हैं, 2 4 6 सब टॉपिक है। उसके बाद अभिवृत्ति है, फिर देखें सिविल सेवा, अभिरुचि और बुनियादी मूल्य इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, ठीक है। क्या है सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, भारत में सिविल सेवा मूल्य, अभिरुचि, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, कार्य निर्वाह क्षमता, तो ये सब है। फिर भावनात्मक समझ देख सकते हैं। फिर 6 नंबर भारत तथा विश्व की नैतिक विचारों तथा दार्शनिक योगदान, क्या क्या दार्शनिक योगदान होगा उससे रिलेटेड। लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र। 8 नंबर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नैतिकता, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रशासन में हितों का संघर्ष या टकराव। तो प्रशासन में जो है हित का आपस में, जैसे जो प्रशासन रहेगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है आपस में जो टकराव होता है उससे किस प्रकार निपटाया जा सकता है, किस प्रकार उसका ये किया जा सकता है, उसके बारे में। आगे है व्यवसायिक नीतिशास्त्र, उदाहरण और कथन, ठीक है। नैतिक मुद्दे, तो ये देख लीजिए नैतिक मुद्दे, स्वस्थ और स्वस्थ संबंधी नैतिकता, कमजोर और वंचित वर्ग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली 14 में जो है नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जैसे यहाँ आप देख लीजिए लिए हैं नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली। तो आप लोग बोलिएगा पहले शब्दावली पे इसका ये किया जाए, तो वो पहले कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।
जैसे ये देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा पहले शब्दावली, मतलब जैसे पूर्णतावादी क्या होता है इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। या सापेक्षवाद के विपरीत नैतिक सिद्धांत है जो मूल्य या अच्छाई में विश्वास करता है। प्राचीन ग्रंथों में पूर्णतावाद को न्याय की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे स्वर्ग के धरती पर अवतरण के बराबर बताया गया है। तो पूर्णता मतलब अपने आप में जो पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्ण होगा, उसको हम लोग बोलते हैं। सापेक्षवाद के विपरीत नैतिक सिद्धांत है जो मूल्य या अच्छाई में विश्वास करता है। किसमें? मूल्य या अच्छाई में विश्वास करता है। और प्राचीन ग्रंथ में पूर्णतावाद को न्याय की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया था। तो जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें पूर्णतावाद को न्याय की स्थापना के रूप में, क्या है, न्याय को जो स्थापना करने के लिए वर्णित किया गया था, जो क्या है, स्वर्ग के धरती पर अवतरण के बराबर था। उसके बाद देख सकते हैं जवाबदेही क्या है? या लिए गए निर्णय और दिए गए कार्यों के लिए हितधारकों को स्पष्टीकरण देने या औचित्य बताने के रूप में जाना जाता है। तो जवाबदेही, किसी को जवाब देना है, तो कोई निर्णय लिया गया है तो उसको आपको जवाब देना ऊपर में, ठीक है, लिए गए जो निर्णय होगा उसको जवाब देना है कि ये निर्णय किस प्रकार सही है और जिसके लिए लिया गया है उसके हित में है या नहीं है, तो उसको स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्टीकरण देना ही होता है जवाबदेही। प्रशासक देख सकते हैं, प्रशासक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एक व्यवसाय या संगठन के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की क्षमता से युक्त व्यक्ति को प्रशासक कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है किसी प्रशासन या संगठन को चलाने के लिए, ठीक है, कुशलतापूर्वक वो संचालित कर सकता है, चला सकता है, उसके उस प्रकार के जो क्षमता वाले जो व्यक्ति होगा उसी को प्रशासक कहा जाता है। फिर प्रशंसा, तो ये देख लीजिए, ये सब जो है ये हम आप लोग बोलिएगा तो पहले क्या है ये कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का ये सब उत्तेजना हो गया, अहिंसा हो गया, परोपकारी हो गया, वैराग या प्रायापन, अस्पष्टता मतलब स्पष्ट न हो। कोई मान लीजिए दो चीज़ आपको दिया गया है, ये दो चीज़ में से कौन सा सही है या फिर किसको आपको करना है, उसमें स्पष्ट नहीं है, मतलब अपने आप में निर्णय 2 या 3 में एक को नहीं चुन पाना, वो क्या होता है, अस्पष्टता। तो ये सब हम लोग इसका जो ये है वो देखेंगे और इस प्रकार इस बुक का पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे और ये क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये है आप लोगों की क्या है, आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स किस प्रकार रहेगा, उसी प्रकार, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स रहे तो जल्दी जल्दी क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और साथ में तो हिस्ट्री चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी, ठीक है। ये तो हम देखें क्या क्या होता है। तो केस स्टडी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। केस स्टडी देख लिए, एक केस स्टडी कोई गतिविधि, घटना या समस्या है। केस स्टडी क्या होता है, कोई गतिविधि होता है, घटना होता है या समस्या होता है जिसमें वास्तविक या काल्पनिक स्थिति शामिल होती है और इसमें वे जटिलताएं भी सम्मिलित होती हैं जिनका व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। तो ये क्या है, केस स्टडी कोई घटना होता है, समस्या होता है जो वास्तविक भी हो सकता है या काल्पनिक, रियल लाइफ का भी हो सकता है या उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वो सारे जटिलताएं भी शामिल होते हैं जो कार्यस्थल पे, अगर यदि किसी कार्यस्थल पे जैसे कोई बन गया ऑफिसर, डीएम है, तो उसको क्या है, कार्यस्थल पे फील्ड पे जाएगा या फिर कहीं जाएगा तो उसको किस प्रकार से समस्या को हल करना पड़ेगा, किससे जटिलता होगा, वो जटिलता भी उसमें सम्मिलित होता है, उसको बोला जाता है क्या, केस स्टडी, ठीक है। आगे देख सकते हैं, केस स्टडी का विषय वास्तविक जीवन की जटिलता है और किसी व्यक्ति या अधिकारी के निर्णय पर इनका प्रभाव होता है। तो केस स्टडी का जो विषय होता है वास्तविक जीवन की जटिलता, ये क्या होता है, जो वास्तविक जीवन होता है उसकी जटिलता और किसी व्यक्ति या अधिकारी के निर्णय पर, क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जो केस स्टडी है उसका अगर यदि क्या है, एक जिला संभाल रहे हैं और अगर यदि आप निर्णय अच्छा नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, उस जिला पे रहने वाले सभी पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, केस स्टडी जो विश्लेषणात्मक होगा तो ये क्या है, अच्छी तरह से इसका निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। उसकी जटिलता सबसे अवगत कराया जाता है, इसलिए क्या है, यूपीएससी में ये सब्जेक्ट को रखा गया है। केस स्टडी का विश्लेषण करने के लिए आपको अपने ज्ञान और सोच कौशलों को
वास्तविक जीवन की स्थितियों पर लागू करने की आवश्यकता होती है। तो केस स्टडी का विश्लेषण करने के लिए क्या होता है, जो आपका ज्ञान है और कौशल है उसको क्या है वास्तविक स्थितियों में लागू करने की आवश्यकता होती है। केस स्टडी विश्लेषण से सीखने के लिए आप विश्लेषण ज्ञान और तर्क को लागू करेंगे। तो केस स्टडी विश्लेषण सीखने के लिए क्या है, विश्लेषण ज्ञान और तर्क, विश्लेषण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और तर्क, इसको लागू करना होता है। लागू करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसको लागू करने के बाद उसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है, निष्कर्ष क्या आएगा उसको भी। तो आगे देख लीजिए, कार्डस और स्मिथ 1979। तो कार्डस और स्मिथ के अनुसार क्या बोला जाता है, नीति शास्त्र में क्या होना चाहिए वो चीज़ बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, कार्डस और स्मिथ के अनुसार एक अच्छी केस स्टडी में निम्नलिखित विशेषता होती है। तो जो अच्छी केस स्टडीज होगी, जो केस स्टडीज होगा उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें क्या है, इसे वास्तविक जीवन से लिया जाता है। तो क्या होना चाहिए, अच्छी केस स्टडी होने के लिए, केस स्टडी होने के लिए उसको क्या है, एक सच्ची, ठीक है, यानी कि वास्तविक जीवन से उसको लिया जाना चाहिए। भले उसका जो पहचान है, सच्ची पहचान को छिपाया जा सके, लेकिन वो जो केस लिया जाएगा वो क्या होगा, एक सच्चे जीवन से, ठीक है, रियल लाइफ से लिया जाना चाहिए। और उसमें क्या है, वो जो पहचान है किसी व्यक्ति का या किसी का, ठीक है, किसी समाज का, उस पहचान को उसमें छुपाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कई भाग होते हैं और प्रत्येक भाग आमतौर पर समस्या और चर्चा के बिंदु पर समाप्त होता है। तो ये जो केस स्टडी है इसमें कई भाग हो सकते हैं और हर भाग के क्या है, हर भाग में समस्या और चर्चा के बिंदु पर ही क्या होता है, समाप्त होना चाहिए। चर्चा होना चाहिए और, ठीक है, समस्या फिर उस पर चर्चा होना चाहिए और समाप्त होना चाहिए। केस में स्थिति की कोई स्पष्ट निर्दिष्ट सीमा नहीं हो सकती। तो केस का जो है कोई भी अस्पष्ट सीमा, ठीक है, स्थिति की कोई अस्पष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट सीमा, तो किसी अस्पष्ट सीमा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट देखें तो क्या होना चाहिए केस स्टडी में, इसमें पाठक के लिए समस्याओं और मुद्दों के समाधान हेतु पर्याप्त सूचनाएं होती है। तो केस स्टडीज से क्या होता है, पर्याप्त सूचना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पाठक के लिए समस्या और मुद्दों के समाधान हेतु, तो उसको क्या है, समस्या और मुद्दों से, ठीक है, समाधान हेतु क्या है, सूचना पर्याप्त दिया जाता है। उस सूचना के आधार पर आपको क्या करना है, उसको किस प्रकार से आप टैकल करेंगे, किस प्रकार से उसको यूज करेंगे, ठीक है, केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, वो रहता है। तो यहाँ पे क्या है, पाठक के लिए समस्या और मुद्दों समाधान के सूचना जो है पर्याप्त, सूचना पर्याप्त होना चाहिए। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट जिसे हम देखें तो ये क्या है, या पाठक के विश्वास योग होते हैं, पाठक के विश्वास योग होते हैं। केस में समायोजन, व्यक्तित्व, घटनाओं का क्रम, समस्याएं और संघर्ष शामिल होते हैं। तो ये जो केस स्टडीज होगा वो क्या होगा, पाठक जो पढ़ने वाले हैं उसके विश्वास योग होना चाहिए, ठीक है, विश्वास योग होती है। और केस में समायोजन होना चाहिए, समायोजन व्यक्तित्व, घटना का क्रम और समस्याएं का और संघर्ष में शामिल होना चाहिए। अगर इसको हम समझना चाहें शॉर्ट में, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, देख लीजिए, संक्षेप में एक केस स्टडी आपके निष्क्रिय रहने की स्थान पर भाग लेने का मौका देती है। तो अगर यदि मान लीजिए कहीं पे कुछ घटना हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, अगर केस स्टडी को आपको सॉल्व करने की क्षमता रहेगा आप में, केस स्टडी, ठीक है, उसको आपके अंदर विकसित होगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तब क्या कीजिएगा, कहीं पे कोई घटना हुआ तो वहाँ पे आप शांत नहीं रह सकते, ठीक है, भाग नहीं लेने की जगह आप क्या है उसमें निष्क्रिय नहीं रह सकते, मतलब भाग ले सकते, वहाँ पे आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। तो आप अगर यदि क्या है यूपीएससी के थ्रू किसी भी जॉब में आते हैं तो आपको क्या है जवाब देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको निष्क्रिय होना नहीं, शांत रहना तो पड़ेगा नहीं, वहाँ पे भाग लेकर वो चीज़ बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, केस स्टडी से आपको उसमें सीख मिलेगा। तो ये भाग लेने का क्या है मौका देता है केस स्टडी के थ्रू। आगे देख लीजिए, किसी मामले पर परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से जानने का एक साधन उपलब्ध करता है। और केस स्टडी क्या है, किसी परीक्षा, ठीक है, जो परीक्षार्थी है उसका दृष्टिकोण क्या है उसको जानने का, ठीक है, अच्छे तरीके से जानने का क्या है एक साधन उपलब्ध कराता है केस स्टडी। इसके माध्यम से परीक्षक प्रश्न उत्तर शैली की परीक्षा से परे उम्मीदवार के भीतर क्षमता की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की संभावना का परीक्षण कर सकता है।
तो ये जो केस स्टडी जो एग्ज़ाम होता है, इसके माध्यम से जो परीक्षक होंगे वो क्या होंगे, उम्मीदवार के भीतर जो क्षमता होना चाहिए, जो डीएम में होना चाहिए, ठीक है, डीएम में एसपी पे होना चाहिए, वो चीज़, वो क्षमता उसमें है कि नहीं, वो कर सकता कि नहीं, तो उसको यहाँ से क्या है, परीक्षण किया जा सकता है केस स्टडी के थ्रू। ठीक है, आगे देख लीजिए केस स्टडी के प्रकार। अब हम देखेंगे केस स्टडी के प्रकार, केस स्टडी कितने प्रकार के होते हैं। केस स्टडी के प्रकार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य अध्ययन पेपर 4। तो सिविल सेवा के जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य अध्ययन पेपर 4 की विषय वस्तु नीति शास्त्र, एथिक्स है। पेपर 4 का एक सेक्शन केस स्टडी से संबंधित होता है। तो देख लीजिए पेपर 4 जो एथिक्स है उसका एक सेक्शन क्या होता है, केस स्टडी से संबंधित होता है, जहां से 100 से अधिक अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। केस स्टडी उम्मीदवारों के लिए प्रमुख स्कोरिंग क्षेत्रों में से एक है और इसलिए केस स्टडी की समझ तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो देख सकते हैं केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और ये क्या है, मेंस का पेपर 4 में है, और इसमें जो केस स्टडी है वो क्या है, 250 में से 100 प्लस मार्क का केस स्टडी से पूछा जाता है। तो केस स्टडी का आपका नॉलेज होना आपको बहुत ही फायदेमंद कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन इसके थ्रू से हो सकता है, मतलब इस केवल इसके थ्रू तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इसमें पकड़ अच्छा बनाइएगा तो थोड़ा और क्या होगा, अच्छा स्कोर हो सकता है। इसलिए केस स्टडी की समझ तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। केस स्टडी के मामलों को हल करने के लिए उम्मीदवार का दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो केस स्टडी को हल करने के लिए क्या है, जो हल करेगा उस उम्मीदवार को उसका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दृष्टिकोण किस प्रकार का है, उसी दृष्टिकोण से क्या करेगा, उस सिचुएशन को सोच सकेगा और उसके अकॉर्डिंग लिख पाएगा। तो इसके लिए दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। यूपीएससी द्वारा पूछे गए केस स्टडी पर प्रश्न इस मामले में अलग है कि वे उन विशेषताओं की जाँच करते हैं। तो देख लीजिए यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न का जो मामला होता है वो क्या होता है, अलग होता है, जिसमें कुछ विशेषताओं की जांच करते हैं जो एक सिविल सेवक से अपेक्षित। तो इसके थ्रू क्या है, कुछ अपेक्षाएं, वो सिविल सेवक बनने के लिए कुछ अपेक्षाएं होनी चाहिए, उस अपेक्षाएं मतलब आपके अंदर है कि नहीं, वो जांचने का प्रयास किया जाता है उस क्वेश्चन के थ्रू से। केस स्टडीज के प्रासंगिक विश्लेषणों से हम देख सकते हैं कि वे मूल रूप से वास्तविक या काल्पनिक स्थितियाँ हैं। तो केस स्टडीज की जो प्रासंगिक विश्लेषण, उसी के थ्रू हम जान सकते हैं कि वास्तविक है या काल्पनिक स्थिति। वास्तविक, काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक स्थिति है या काल्पनिक स्थिति लिया गया है जहाँ व्यक्ति की समक्ष नैतिक समस्याएं या नैतिक दुविधाएं उपस्थित होती है। तो व्यक्ति की समक्ष क्या होता है, नैतिक स्थिति और नैतिक दुविधा उपस्थित होती है। कुछ मामलों में नैतिक दुविधाओं की कई परतें हो सकती है। तो क्या है, नैतिक दुविधा की कई परतें मतलब कई पहलू हो सकते हैं, जहां कोई अधिकारी कई स्तरों पर अपने ऊपर के अधिकारियों या अधीनस्थों के संपर्क में रहता है। तो अगर यदि कोई अधिकारी है तो क्या है, उससे ऊपर वाले जो अधिकार है उसके संपर्क में भी रहेंगे और उससे जो नीचे वाले अधिकारी हैं उसके संपर्क में भी रहेंगे। तो उससे क्या होता है, आपस में जो कन्वर्सेशन, तो किस प्रकार से ऑर्डर दिया जाए, किस प्रकार सिचुएशन हैंडल किया जाए, अपने से सीनियर से किस प्रकार से, अपने से जूनियर से किस प्रकार, ये सब क्या है केस स्टडी के थ्रू ये भी सीखने को मिलता है। संपर्क में रहता है, वहाँ दुविधाओं के भी कई स्तर हो सकते हैं, दुविधा के भी कई स्तर हो सकते हैं। ऐसे दुविधाएं मजबूत नैतिक मानकों के साथ ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बहुआयामी बौद्धिकता की मांग करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मजबूत नैतिक मानकों के साथ होगा, जिसमें जो एथिक्स, ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होगा, बेटर होगा, वो क्या करेगा, ऐसी स्थिति में क्या है, निपटने के लिए बहुआयामी बौद्धिकता की मांग करेगा। तो क्या करेगा, उस सिचुएशन से निपटने के लिए वो बहुआयामी मतलब बहुत सारे क्या होगा, मार्ग देख सकता है, बौद्धिकता की मांग कर सकती है। इसके अलावा नीति शास्त्र के कुछ केस निश्चित लक्ष्यों, तो नीति शास्त्र के जो कुछ केस होंगे वो क्या होगा, निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ निश्चित लक्ष्य और उद्देश्यों पर ये क्या होता है, आधारित होते हैं। इन केसों को मानक नैतिक अभ्यास द्वारा हल किया जा सकता है। तो ये जो नैतिक होगा या फिर ये जो केस स्टडी होगा, इनको क्या है, मानक नैतिक अभ्यास, स्टैंडर्ड एथिकल
प्रैक्टिस। तो ये क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है। इथिकल प्रैक्टिस के थ्रू से ये क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। आगे देखिए, अलग अलग केसों को हल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। अलग अलग जो केस होगा उसको हल करने के लिए अलग अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। इसलिए किस प्रकार का केस दिया गया है और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, किस प्रकार का जो है केस दिया गया है और उसके जो नैतिक दुविधा है उसको सुलझाने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण, ठीक है, नैतिक दुविधा जो होगा उसको सुलझाने के लिए किस प्रकार की दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, या जानने के लिए सबसे पहले केस स्टडी के प्रकार और उससे जुड़ी दुविधाओं की पहचान आवश्यक है। तो दृष्टिकोण किस प्रकार का अपनाया जाए उसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए, ये जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना होगा कि केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी के प्रकार, केस स्टडी कितने प्रकार के हैं और उससे जुड़ी कौन कौन सा दुविधा होते हैं, क्या परेशानी होता है, उसको जानना आवश्यक है। तो आगे देख लीजिए, किसी भी मामले में एक केस स्टडी 4 विभिन्न रूपों में, तो किसी भी मामले में क्या होता है, जो केस स्टडी 4 विभिन्न रूपों में किसी एक रूप में हो सकता है। तो 4 में से कोई एक रूप हो सकता है। फर्स्ट देखें तो व्याख्यात्मक केस स्टडी, सेकंड अन्वेषी केस स्टडी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्याख्यात्मक केस स्टडी, सेकंड अन्वेषी केस स्टडी, थर्ड जो है संचयी केस स्टडी और फोर्थ है गंभीर उदाहरण केस स्टडी, ठीक है। तो ये 4 टाइप में से कोई एक टाइप हो सकता है। जो भी केस स्टडी होगा वो क्या होगा, ये चारों में से किसी एक से रिलेटेड हो सकता है। अब हम ये चारों में से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। इसे फर्स्ट हम देखें व्याख्यात्मक केस स्टडी, ठीक है, इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। तो इसके बारे में जानें, ये क्या होता है। यह प्रकृति में वर्णनात्मक होती है। क्या होता है ये, वर्णनात्मक, यानी कि चयन किया जा सकता है इसको, ठीक है, वर्णनात्मक होता है। इसे विशेष स्थिति परिस्थितियों के सेट और इनसे जुड़े सामाजिक संबंधों एवं प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, विशेष स्थिति या परिस्थिति में सेट और इनसे जुड़े सामाजिक संबंधों और इससे जुड़े जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये केस स्टडी को क्या है, किसी विशेष परिस्थिति में जो सामाजिक संबंधों की प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए इस प्रकार की केस स्टडी पर जोर दिया जाता है या जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखें, यह केस स्टडी मुख्य रूप से एक या दो विशिष्ट घटनाओं या उदाहरणों पर आधारित होता है। और ये व्याख्यात्मक जो केस स्टडी है ये क्या है, मुख्य रूप से एक या दो विशेष घटना होती है और उसके साथ क्या होता है, उदाहरण पर आधारित होते हैं। उदाहरण देकर इसको समझाया जा सकना जरूरी है, होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के समक्ष एक निश्चित स्थिति रखी जाती है। किसी व्यक्ति के पास क्या होगा, कुछ एक निश्चित इंटरव्यू वगैरह भी आप लोग देखे होंगे, तो इसमें जो है मॉक इंटरव्यू सब में इस प्रकार का होता है, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। व्यक्ति के समक्ष एक निश्चित स्थिति रखी जाती है या कुछ ऐसा प्रकाश में लाने में उपयोग होती है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। तो ये क्या होता है, एक ऐसे प्रकाश लाने में, ठीक है, उसके जो अंदर में, ठीक है, किस प्रकार से सोच है उसको बाहर लाने के लिए इस प्रकार की सिचुएशन पूछा जाता है, या कुछ ऐसे प्रकाश में लाने में उपयोग होती है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। इसके बारे में क्या होता है, लोगों को जानकारी नहीं होता, उसके बारे में उस चीज़ को निकालना होता है। तो क्या है, किसी के बारे में अगर यदि उसके अंदर का जो गुण है वो नहीं मालूम है, ठीक है, किसी को, तो उसको जानने के लिए क्या है, केस स्टडी के थ्रू से उसको जाना जा सकता है। आगे देख सकते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है, ये क्या है हम लोग का व्याख्यात्मक केस स्टडी उदाहरण, ठीक है, व्याख्यात्मक केस स्टडी का उदाहरण हित संघ। तो हम लोग ये फर्स्ट वाला व्याख्यात्मक केस स्टडी देखें, इससे रिलेटेड जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो उससे रिलेटेड उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस लेक्सिकॉन बुक्स में अभी जो लेटेस्ट में ये दिया गया है उसी से है सारा चीज़, ठीक है, लाइन बाय लाइन ही करा रहे हैं उस बुक से। तो ये देख सकते हैं केस जो है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, ठीक है, द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA, ठीक है, के निदेशक क्रिकेट, ठीक है, निदेशक संजय भारद्वाज ने लोकपाल नैतिक अधिकारी जस्टिस
जशिष्ट बद्दर अहमद दुरेज जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं को पत्र लिखा। ठीक है, तो जो क्रिकेट का जो निदेशक है, ठीक है, संजय भारद्वाज, वो क्या है, संजय भारद्वाज ने लोकपाल या नैतिकता अधिकारी, जो अभी क्या है लोकपाल या नैतिकता अधिकारी जो जशिष्ट बदर अहमद दुरेज, ठीक है, जो क्या है सेवानिवृत्त हो चुके हैं को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि क्या आरोप लगाया, क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कमेटी CIC, ठीक है, के सदस्यों और चयनकर्ताओं की नियुक्ति हित संघर्ष के मानकों का उल्लंघन है। तो इसमें जो है सदस्य जो चयनकर्ता है वो क्या कहते हैं, उसकी नियुक्ति में जो संघर्ष के मानकों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, हित संघर्ष मतलब चयन जो करते हैं उसमें क्या है उल्लंघन करते हैं नियम का, अपनी पहचान वाला को उसमें ले सकते हैं या जो ये लगता है उनको, तो ये क्या है उल्लंघन करते हैं। ये पत्र लिखे कहा DDCA लोकपाल को लिखे अपने पत्र में भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, तो देख लीजिए इन्होंने आरोप लगाया वीरेंद्र सहवाग पर, जो 3 सदस्यीय CIC का हिस्सा है, वीरेंद्र सहवाग पर जो क्या है 3 सदस्यीय ICI का हिस्सा है, क्रिकेट अकादमियाँ चलाते हैं। क्या कहते हैं, क्रिकेट अकादमी चलाते हैं। इसके अलावा सहवाग IPL टीम किंग 11 पंजाब क्रिकेट संचालन प्रमुख भी है। तो ये क्या है जो टीम 11, ठीक है, किंग 11 पंजाब का जो क्रिकेट है उसका प्रमुख संचालन भी है। ठीक है, DDCA निदेशक ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि DDCA यानी कि क्या रे, DDCA यानी कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, ठीक है, अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि सहवाग इंडिया टीवी चैनल पर विशेषज्ञ है। सहवाग जो है क्या है इंडिया टीवी चैनल पर विशेषज्ञ है, जिस चैनल के DDCA अध्यक्ष रजत शर्मा एडिटर इन चीफ है। ठीक है, इसका जो है एडिटर इन चीफ कौन है, रजत शर्मा है। DDCA निदेशक ने पूर्व ऑलराउंडर मयंक तेहलान, ठीक है, क्या है पूर्व ऑलराउंडर जो मयंक तेहलान की जूनियर चयन समिति में नियुक्त पर भी प्रश्न उठाए। जूनियर नियुक्त, ठीक है, का चयन जो समिति, ठीक है, जूनियर चयन समिति में नियुक्ति पर भी प्रश्न उठाए। भारद्वाज के अनुसार तेहलान सहवाग के चचेरे भाई है। तो जो तेहलान है ऑलराउंडर, ठीक है, मयंक तेहलान, इसका जो नियुक्ति हुआ उस पर सवाल उठाया गया है और इस पर बोल रहा है कि ये जो भारद्वाज जो इन पर ये लगाए हैं कि उसके अनुसार जो तेहलान है वो क्या है सहवाग के चचेरे भाई हैं। ठीक है, CIC द्वारा DDCA की सीनियर और जूनियर चयन समितियों को चुना गया है और ये जो है DDC, ठीक है, CIC द्वारा DDCA की सीनियर और जूनियर चयन समिति को चुना गया है। तो उन्होंने क्या किया है, सीनियर समिति को भी और जूनियर समिति को भी चुना है। भारद्वाज ने लोकपाल को यह भी लिखा है कि पूर्व क्रिकेटरों आकाश चोपड़ा और राहुल संघवी, ठीक है, राहुल संघवी और आकाश चोपड़ा दोनों की नियुक्ति हित संघर्ष के मानकों का उल्लंघन करता है। तो ये दोनों का जो नियुक्ति किया गया है वो क्या है, हित संघर्ष का उल्लंघन करता है। मतलब हित के आधार पर इनका क्या किया गया है, चयन किया गया है। भारद्वाज के पत्र के ठीक है, भारद्वाज के पत्र के अनुसार चोपड़ा क्रिकेट अकादमियाँ चलाते हैं, जबकि संघवी मुंबई इंडियंस टीम मैनेजर के रूप में मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजर से, ठीक है, मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भारद्वाज ने कहा कि गौतम गंभीर भी एक सक्रिय क्रिकेटर है, समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। DDCA निदेशक ने यह भी आरोप लगाया है कि सीनियर चयन समिति के चेयरमैन अमित भंडारी और समिति के सदस्य सुखविंदर सिंह दोनों क्रिकेट अकादमियाँ चलाते हैं और
हित संघर्ष मानकों पर खरे नहीं उतरते। तो यहाँ इस पर भी आरोप लगाया गया कि जो सीनियर चयन समिति का जो चेयरमैन अमित भंडारी है और उसके समिति के जो सदस्य सुखविंदर सिंह है, वो दोनों क्या करते हैं, देख लीजिए ये क्या है, उच्च सीनियर चयन समिति, क्रिकेट का जो सीनियर चयन समिति है उसका चेयरमैन अमित भंडारी है और ये क्या करते हैं, क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। और क्या है, इस समिति के सदस्य जो सुखविंदर सिंह है वो भी क्या है, क्रिकेट अकादमियाँ चलाते हैं। तो ये तो उसका हिस्सा नहीं है और क्रिकेट अकादमी चलाते हैं, तो इसलिए इसका उल्लंघन, मानक रूप का उल्लंघन यहाँ बोला जा रहा है। और हित संघर्ष मानकों पर खरे, हित संघर्ष मानकों पर क्या है, खरे नहीं उतर रहे हैं। अब आगे देखिए, हितों के संघर्ष की स्थिति में 3 उपयुक्त प्रतिक्रियाएं हैं। तो हित की अगर यदि क्या है, हित के संघर्ष की स्थिति, अगर हित के संघर्ष की स्थिति में 3 उपयुक्त प्रतिक्रिया है। पहला क्या है, परिहार प्रकट करना और अस्वीकृति या जांच से हटाना। तो देख लीजिए यहाँ पे हित संघर्ष से स्थिति जो है 3 उपयुक्त है। तो एक तो परिहार करना होगा, अवॉइड करना, दूसरा प्रकट यानी कि डिस्क्लोज करना, और तीसरा अस्वीकृति या जांच से हटाना, रियूज करना। तो फर्स्ट वाला अगर यदि हम देखें, ठीक है, जब तक संभव हो ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। क्या है, देख लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या है, जब तक संभव हो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप हित संघर्ष उत्पन्न होने का खतरा हो। जिसमें क्या होगा, हित संघर्ष उत्पन्न होने का खतरा हो। वाणिज्यिक और वित्तीय मामलों में परिहार का मतलब यह नहीं है, तो वाणिज्यिक और वित्तीय मामलों में क्या है, परिहार का मतलब यह नहीं है कि कोई भी गैर मजदूरी लाभ स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कोई जो गैर मजदूरी लाभ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि कुछ निषिद्ध है और सभी को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। तो कुछ क्या है, मना है, निषिद्ध है, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, और क्या है, सभी को सावधानीपूर्वक इसको जांचना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज एवं हीरिंग साइंटिस्ट को उपहार या लाभ तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि ऐसा उपहार या लाभ है। देख लीजिए, साइंटिस्ट को उपहार या लाभ तब तक स्वीकार, जो साइंटिस्ट होगा उसको क्या है, किसी भी प्रकार का, साइंटिस्ट हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गया, स्पीच लैंग्वेज एवं हीरिंग ये सबको क्या है, किसी भी प्रकार का जो उपहार वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या है, उपहार या लाभ तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि ऐसा उपहार है या लाभ है। तो जो दिया जा रहा है वो लाभ के कारण दिया जा रहा है, यानी कि ठीक है, या उपहार के स्वरूप दिया जा रहा है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे देख सकते हैं, इसमें जो है प्राथमिक तौर पर सेवा करने वाले पेशेवरों के कल्याण में योगदान देते हैं। ये क्या करते हैं, प्राथमिक तौर पर सेवा करने वाले जो पेशेवर होते हैं, प्राथमिक तौर पर खेती वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, कृषि से रिलेटेड पेशेवर कल्याण में योगदान देते हैं। दूसरा, पेशेवर निर्णय को पक्षपातपूर्ण नहीं बनाते। पेशेवर क्या करते हैं, निर्णय को पक्षपातपूर्ण नहीं बनाते हैं। आगे देख सकते हैं, व्यक्ति के पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, व्यक्ति के पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। व्यवसायों की गरिमा और स्वायत्तता को कम नहीं करता। तो इसके थ्रू से क्या होता है, व्यवसाय को किसी प्रकार की व्यवसाय की गरिमा और स्वायत्तता को कम नहीं करता है। बी, प्रकटीकरण अनिवार्य रूप से स्वयं पहल करके की गई कार्रवाई है, जिसमें ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत और व्यवसायिक जानकारी प्रदान की जाती है। तो प्रकटीकरण क्या है, अनिवार्य रूप से स्वयं पहल करके की गई कार्रवाई है। तो प्रकटीकरण में क्या है, अपने आप खुद से क्या है उसको पहल करके कार्रवाई किया जाता है, जिसमें ईमानदार के साथ साथ क्या होना चाहिए, व्यक्ति की व्यवसायिक जानकारी प्रदान की
जाती है। तो एक तो ईमानदार तो होगा ही होगा, साथ में क्या है, व्यक्ति की व्यावसायिक जानकारी भी प्रदान की जाती है, ताकि संहिता यानी कि कोड, ताकि संहिता का नैतिक रूप से अनुपालन बना रहे। तो क्या है, नैतिकता का अनुपालन, संहिता का जो नैतिक रूप से अनुपालन किया जाता है वो बना रहे। प्रकटीकरण का कार्य पारदर्शिता की एक प्रक्रिया है। तो प्रकटीकरण का जो कार्य है पारदर्शिता की एक प्रक्रिया है। उचित पेशेवर और नैतिक आचरण का आधार, उचित पेशेवर और नैतिक आचरण का आधार ईमानदार, सटीक और पूर्ण जानकारी देना है। देख सकते हैं यहाँ पे उचित पेशेवर और नैतिक आचरण, ठीक है। उचित पेशेवर होगा और नैतिक आचरण का आधार पर क्या होगा, ईमानदार, सटीक और पूर्ण जानकारी देना है। वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों संबंधों का प्रकटीकरण नैतिक आचरणों में तो चलिए इतना ही करते हैं। ये बी नंबर क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ तक ए नंबर इसका जो है, ठीक है, प्राथमिक तौर पर सेवा करने वाले पेशेवरों के कल्याण में योगदान देता है। तो ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। व्यक्ति पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, व्यवसायों की गरिमा और स्वायत्तता को कम नहीं करता। तो अगर यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों को भी इससे जुड़वा सकते हैं, ठीक है। NCERT की वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो और इसी प्रकार की वीडियो और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही क्या है, हिस्ट्री का स्टार्ट होगा, ठीक है, कल से। और साथ में क्या है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब भी बताया जाएगा। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में दिया जाएगा, वो जो उस टॉपिक से या उस चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चन आया था वो दिया जाएगा। और साथ में क्या है, उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल्स में जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा या किस प्रकार से लगा आपको।